नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना। बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट आज पेश हो चुका है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। सरकार ने विधानसभा में किया बजट पेश। यूपी का बजट 7,36,000 करोड़ का। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता भी की। बता दें कि विधानसभा के तिलक हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार का यह 8वां बजट है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार का यह 8वां बजट है, जिसमें पहला बजट अन्नदाता को समर्पित किया गया था। वहीं दूसरा बजट औद्योगिक विकास को समर्पित हुआ था। वहीं तीसरा बजट मातृशक्ति को समर्पित हुआ था। चौथा बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित हुआ था। वहीं बता दें कि आज का बजट 8वां बजट था, जो प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया है। सुरेश खन्ना जी एवं उनकी टीम को बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बता दें कि 7 लाख करोड़ की सीमा हम पार कर गए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही बता दें कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज पेश हुआ, जो प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता बलराम सिंह जुड़ चुके हैं। बता दें कि बलराम सिंह जी, आज उत्तर प्रदेश का 8वां बजट पेश हुआ है, इसकी और क्या कुछ जानकारी है? जी भावना, आज यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जो कि 7,36,433 करोड़ रुपए का बजट है ये। और आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह है कि ये बजट युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों, किसानों को समर्पित है पूरा बजट। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि चुनावी साल में ये बजट में काफी लोक लुभावने वादे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित करके जो बनाया गया है ये बजट। आपको बता दें कि बजट में सिर्फ 24,000 करोड़ की नई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सारा बजट पुरानी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ही किया गया है। जी, बजट में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए काफी कुछ सुविधाएं दी गई है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, आपको बता दें कि बजट में महिलाओं से लेकर बच्चों और किसानों को लेकर काफी योजनाएं की गई हैं। किसान को मानदेय देने की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। जी। अब 60 वर्ष से अधिक के जो किसान हैं, उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है किसानों के कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी के लिए। जी, यह 8वां बजट था, लेकिन फिलहाल अभी आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर इस बजट का चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? जी, आपको बता दें जैसा कि ये बजट 8वां बजट योगी सरकार ने लोक कल्याण, लोक मंगल के नाम से इसको बनाया है, जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है। तो इस बार ये चुनाव जो पूरा का पूरा ये योगी सरकार भगवान राम के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी में है। जी। आपको बता दें कि अयोध्या, मथुरा, काशी, विंध्याचल, नैमिषारण्य जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल हैं यूपी के, उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जी, पीएम नरेंद्र मोदी के विजन की तरफ यह बजट आगे बढ़ रहा है। लगातार विकास कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में महिलाओं के लिए और क्या कुछ इसमें प्रावधान दिया गया है? जी, महिलाओं के लिए बजट में काफी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। आपको बता दें कि जो है बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए कई प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें से बेरोजगारी दर जो यूपी में घट के काफी कम हो गई है, 2.4%। इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में करते हुए कहा है कि 1,70,000 के करीब नौकरियां यूपी में दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी बड़े पैमाने पर नौकरियां जो युवाओं को दी जाएंगी। जी, इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल, 51,000 महिला मंगल दल भी बनाए गए हैं। इनसे भी युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी,
देखिए, इसके लगातार साथ शिक्षा का स्तर जो है घट रहा है। लगातार देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लापरवाहियाँ बरती जाती है, लेकिन इसे देखते हुए अब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में कुछ प्रावधान दिए हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, आपको बता दें कि कौशल विकास के तहत 12 लाख युवाओं को ट्रेनिंग करने की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। जी, इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग के मेडिकल कॉलेज जो है उनको 23 संख्या इस बार बजट में उनका प्रावधान किया गया है। 23 मेडिकल कॉलेज ये बनाए जाएंगे। जी, बनारस में मेडिकल कॉलेज के लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस जी। बजट में। इसके साथ ही मेडिकल की फ्री पढ़ाई के लिए 125 करोड़ रुपए 65 नए मेडिकल कॉलेज भी इस बजट में बनाए जाएंगे। इसके जी, साथ और जी क्या-क्या भावना। बजट में खास रहा? जी भावना, बजट में धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, बनारस में निफ्ट की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के लिए भी करीब 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली के लिए 400 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2058 करोड़, पशु रोग नियंत्रण के लिए करीब 195 करोड़। और इसके साथ ही अहम बात यह है कि साल 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए करीब 2500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। जी। जी, देखिए, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बजट पेश किया गया है। तो इस आगामी लोकसभा चुनाव में बजट का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव में इसका? जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा का पूरा बजट किसान, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। जी, युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए योगी सरकार ने कई अहम योजनाएं की है। योजनाओं का प्रावधान बजट में किया है या इसका जी। सीधा लाभ आपको चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी, जैसे कि एक आपने तरफ बात की है कि किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखा गया है, तो किसानों के लिए क्या कुछ बजट में पेश हुआ है? जी, सबसे बड़ी योजना जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो है किसानों के जी, लिए मानधन योजना। जी, इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो किसान हैं जी, उनको लगातार जो है उन किसानों को 3000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जी, इसके धार्मिक मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर हो या कुंभ हो, मथुरा काशी हो, उनमें बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को नौकरियों के साथ साथ किसानों को भी मानधन योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही पूरे महिलाओं को भी योगी सरकार ने जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी, देखिए कि अभी फिलहाल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यह 8वां जो बजट है, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। भगवान राम को भी यह समर्पित किया गया है। लेकिन ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि ये इस बजट में सिर्फ 24,000 करोड़ की नई योजनाएं हैं। जी, इन इन योजनाओं में किसानों के, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जो मानधन योजना है, धार्मिक कॉरिडोर, बेसहारा पतियों के लिए आश्रय स्थल का प्रावधान जो किया गया है, यही सिर्फ 3-4 योजनाएं जो प्रमुख है, जिनमें 24,000 करोड़ के का निवेश सरकार करेगी। जी, इसके साथ ही पूरा का पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो योगी सरकार कहीं न कहीं अपनी जो विकास परियोजनाएं लगातार चला रही है, उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उनके लिए अधिक धन की और भी जो व्यवस्था होनी थी वो की गई है। जी। योगी सरकार ने कोई ऐसा योजनाएं नहीं लाई है जिनको लेकर आगे सरकार को दिक्कतों का सामना करे या बजट की कहीं से कोई दिक्कत की स्थिति उत्पन्न हो। जी, जी, इसके साथ ही अगर बजट की हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले भी बढ़ते हैं। लगातार महिलाओं के साथ दुराचार और अत्याचार की खबरें भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर बजट की हम बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें क्या कुछ अलग से प्रावधान है? जी, अभी महिलाओं के लिए जो प्रावधान है वो अभी उनके बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है। जी, ये चूंकि बजट में काफी कुछ जो उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर प्रकाश अभी डाला जा रहा है। अभी बजट को जब ठीक से उसका अध्ययन करके तब उसमें पता चलेगा कि आखिर महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं।
लेकिन सुरक्षा का मुद्दा जो योगी सरकार जी जिसपे कानून व्यवस्था जिसपे लगातार काम कर रही है। जी आपको बता दें कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की 6 नई वाहिनियां गठित की जाएंगी। जी लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएससी की बटालियन भी बनाई जाएगी। जी बलरामपुर, जालौन, बीजापुर, शामली, बिजनौर जनपदों में पीएससी की बटालियनें भी बनाई जा रही हैं। जी इसके साथ ही 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जो किया गया है, इसके साथ ही 75 जिलों में साइबर क्राइम जो है हो रहा है लगातार, उनको लेकर थाने भी बनाए जाएंगे। जी होमगार्ड जो यूपी पुलिस की सेवा में जी लगातार रहते हैं, जी उनकी जी मृत्यु होने पर आश्रितों को जो 5 लाख की अनुग्रह राशि दी जा रही है और दुर्घटना होने पर 30 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। इसका जी प्रावधान बजट में जी किया गया है। जी सबसे अहम एक और जी है जिसपे जो जी सरकार लगातार बलराम काम जी कर रही है। बलराम जी उत्तर प्रदेश का यह 8वां बजट जो कि सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, जिसकी काफी कुछ जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। यूपी का बजट 7.36 लाख करोड़ का आज पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का यह 8वां बजट था, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। सरकार ने विधानसभा में यह पेश किया है। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट के बारे में तमाम जानकारियां साझा की। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। वहीं अगर बजट की बात करें तो पहला बजट अन्नदाताओं और किसानों को समर्पित किया गया था और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार का यह 8वां बजट था और इस बजट में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान था। वहीं यह बजट भगवान श्री राम को समर्पित किया गया है। पहला बजट अन्नदाताओं को समर्पित था, दूसरा बजट औद्योगिक विकास को, तीसरा बजट मातृशक्ति को। तो वही 8वें बजट की बात करें तो यह 8वां बजट भगवान श्री राम को समर्पित किया गया। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बता दें कि यूसीसी को लेकर आज बैठक होनी थी। बता दें कि यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी मिली। विधानसभा का विशेष सत्र शोक संदेश के साथ शुरू हुआ। यूसीसी को कानून बनाए जाने के लिए बुलाया सत्र सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी थी, जो कि मिल चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। कल पेश होगा यूसीसी। सीएम विधानसभा पहुंचे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कानून पारित और इस दौरान सीएम विधानसभा सत्र पहुंचे थे। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने तैयार किया यह ड्राफ्ट, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानून में एकरूपता लाना है। यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है। सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी थी, जो कि मिल चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का हुआ आगाज। यूसीसी यानी कि समान नागरिक का संहिता, यानी सभी को समान अधिकार मिलेंगे। वहीं बात करें यूसीसी में किन विशेष बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, तो बात करें तो इसमें बेटी और बेटे के लिए समान संपत्ति का अधिकार है। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो हेड विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी।
जी नमस्कार। जी यूसीसी के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और क्या कुछ जानकारी है इस पर, सामान्य नागरिक कानून संहिता पर? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की वादियों में बर्फबारी हो रही है जी और उसमें आप कह सकते हैं कि बर्फबारी के बीच यूसीसी की जो चाय है जी वो उबलने को तैयार है और जी विधानसभा के अंदर कल यूसीसी लेकर के आया जाएगा। किस तरह का ड्राफ्ट होगा अभी इस पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कल विधानसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और जिस तरह से बीते रोज कैबिनेट बैठक के बाद समान नागरिकता जो कानून है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब विधानसभा में इसको रखा जाएगा और जिस तरह से मैंने मौसम का जिक्र करा था, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। उत्तराखंड के अंदर सत्तारूढ़ दल के पास पांचों जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं और किस तरह से उत्तराखंड से मैसेज पूरे देश को दिया जाए। जिस तरह से यूपी में अयोध्या में जो राम मंदिर है, राम मंदिर के माध्यम से जो हिंदू वोटर है उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में देखा जाए तो यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड सरकार, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि समान जो नागरिकता कानून है वो लेकर के आएंगे और ठीक विधानसभा, क्योंकि विधानसभा जो सत्र है उसका सत्रावसान नहीं हुआ था, इस बीच जो विधानसभा जो अभी सत्र चल रहा है वो उसी सत्र का पार्ट है। इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया था, उसको कंटिन्यू करते हुए यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड सरकार आ रही है। जैसा मैंने जिक्र किया कि देखिए लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ दल ये पूरा प्रयास करेगा, उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है कि पांचों जो लोकसभा सीटें हैं वो यहाँ पर बरकरार रखे, क्योंकि देखिए विपक्ष में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी है जिसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है और अगर पूर्व के इतिहास को देखें उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो बीसी खंडूरी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा किया था। तो कहीं उस तरह की स्थिति ना हो और जो गेम नंबर है लोकसभा सीटों का उत्तराखंड में वो 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए और एक मैसेज उत्तराखंड से निकल करके जाए कि किस तरह से उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिकता जो कानून है उसको यहाँ पर पारित किया है। देखिए ड्राफ्ट के बाद बहुत सारी चीजों की जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि देखिए अभी कैबिनेट में जो ड्राफ्ट पारित हुआ है वो अभी मीडिया तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल विधानसभा के अंदर जैसे ही यूसीसी वहां पर प्रेजेंट होगा उसके बाद सारी स्थिति निकल करके सामने आएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिनको लेकर के विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या उत्तराखंड राज्य के पास यह अधिकार है कि वो नागरिकता कानून में संशोधन कर सकता है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है विषय बहुत बड़ा है और जिस तरह से समान नागरिकता कानून का जो जिक्र किया जा रहा है, जो ड्राफ्ट की बात की जा रही है, इसमें खुद विधानसभा अध्यक्ष से जब ये सवाल पूछा गया कल कि क्या आज से कोई राय ली गई, जिस कमेटी ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझसे कोई राय नहीं ली गई। जाहिर सी बात है, देखिए उत्तराखंड की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को ही देखें, हम अगर चक्राता से शुरू करते हैं तो वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का जो कार्य शैली है वो अलग है। उससे अगर अलग हम चलते हैं, गढ़वाल का अलग है, कुमाऊं का अलग है और हम मैदानी तराई क्षेत्रों में आते हैं वहाँ का अलग है। तो जब ड्राफ्ट टेबल पे किया जाएगा, जब चर्चा विधानसभा के अंदर होगी तो तमाम जो विधायक है वहां पर अपनी अपनी बातों को वहां पर रखेंगे और देखिए सत्ता पक्ष खुद चाहता है कि समान नागरिकता जो कानून है उस पर सदन के अंदर व्यापक चर्चा हो और यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के लिए हमें भरपूर समय विधानसभा के अंदर दिया जाए, क्योंकि देखिए सत्र की शुरुआत 5 तारीख यानी कि आज से शुरू हो गई है, 8 तारीख तक सदन चलना है, यानी कि कल के बाद 2 दिन और बचते हैं चर्चा के लिए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है विपक्ष के लिए भी कि वो जो नंबर है उत्तराखंड का जिसमें वो पिछले 2 बार से खाता नहीं खोल पाए हैं, उसमें किस तरह से अपना खाता खोले, किस तरह से वो अपनी रणनीति को जनता के बीच में लेकर के जाए कि यूसीसी अगर सरकार लेकर के आ रही है तो उससे किस तरह से फायदा होगा, किस तरह के नुकसान होंगे। जाहिर सी बात है, देखिए जब
सदन के पटल पर यूसीसी रखा जाएगा। उसके बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। और जहां तक कि आज की अगर मैं कार्रवाई का जिक्र करूं, देखिए सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई और जिस तरह से जो सम्मानित सदस्य थे विधानसभा के, आकस्मिक निधन उनका हो गया था, सरवत करीम अंसारी, उनके जो प्रतिमा है सत्र की शुरुआत से पहले सदन के गेट के बाहर रखी गई थी, जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और जो विधायकगण हैं उन्होंने उनको पुष्पांजलि दी। और इसके साथ साथ जो भी अफसर सदन की कार्रवाई में शामिल हो रहे थे उन्होंने भी उनको पुष्पांजलि दी। अंदर सदन के अंदर शोक संदेश पढ़ा गया और उसके बाद जब शोक संदेश हुई तो लोगों ने, जो विधायक थे सरवत करीम अंसारी और इनके अलावा 4 जो पूर्व विधायक थे, उनके जो कार्यकाल थे, उनके द्वारा जो जनहित से जुड़े हुए कार्य किए गए, किस तरह से वो लोग जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाते थे, उन बातों का जिक्र किया गया। सबने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से सदन के अंदर उनके साथ किए हुए जो अनुभव थे उनको साझा किया और उनको श्रद्धांजलि दी। जी देखिए, यूसीसी को लेकर लगातार लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन आखिर में अभी यूसीसी लागू होने जा रहा है, तो इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने बिल्कुल आपको, जैसा मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव है और यूसीसी एक गेम प्लान के तहत सत्ता रूढ़ लेकर के आ रही है और ड्राफ्ट आने के बाद जो सारी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम और आप अभी सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि यूसीसी आ रहा है उसमें क्या होगा। जैसा मैंने भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र उत्तराखंड का किया, जैसा मैंने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में आपको बताया, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है अगर ड्राफ्ट तैयार किया गया है और राष्ट्रीय पार्टी है तो जाहिर सी बात है ड्राफ्ट को राष्ट्रीय पार्टी ने अपने पटल पे भी अपने जो राजनीतिक जो गुणा भाग है, लाभ हानि है, उस पर भी चर्चा की होगी। और जिस तरह से कल जब यूसीसी जब उत्तराखंड विधानसभा से इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद सारी जो स्थिति है उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर उस ड्राफ्ट के अंदर है क्या। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो तैर रहे हैं, क्योंकि राज्यों के पास अपनी शक्ति है और केंद्र, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, तो तालमेल में कोई कमी तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि तालमेल में कोई कमी हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उससे नफा नुकसान पूरे देश भर में, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव नहीं है, नगर निकाय चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है, यानी कि इसका असर पूरे भारत में देखा जाएगा। और किस तरह से मैसेज के तौर पर, क्या केवल हिंदी बेल्ट पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है या पूरे देश में इस यूसीसी के, क्योंकि इससे पहले देखिए एनआरसी का जिक्र हुआ, महिला आरक्षण बिल का जिक्र हुआ, यूसीसी का जिक्र हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए ये तमाम जो चीजें हैं इनका नफा नुकसान किस तरह से होगा उसको आकलन करने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कमेटी का जैसा मैंने जिक्र किया था, क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और अभी तक किसी विधायक या मंत्री ने मुझे ऐसा नहीं बताया या किसी बड़े समाज सेवी ने ऐसा नहीं बताया या राजनीतिक जो विश्लेषण करते हैं उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि हाँ हमसे कोई राय ली गई। तो जाहिर सी बात है, देखिए कमेटी ने अगर राय ली है तो किन लोगों की राय ली है, किस तरह का प्रारूप उन्होंने तैयार किया है, ये सारी चीजें कल सदन के अंदर दिखाई देंगी और उसके बाद फिर पुनः हम और आप जो हमारे दर्शक हैं उनको हम सही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे पाएंगे। जी देखिए, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसके चलते अभी यूसीसी भी लागू होने जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुमारी शैलजा को प्रभारी बनाया गया है। वहीं भाजपा की बात करें तो अभी यूसीसी का भी इस पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो उसका इस पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को यहाँ पर प्रभारी बनाया है और दुष्यंत गौतम चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो दबाव है वो दबाव सत्तारूढ़ दल के ऊपर है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें उनके पास है और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, अगर इनमें से एक भी सीट अगर विपक्ष कब्जाने में कामयाब होती है तो सरकार की जो नाकामी है, डबल इंजन का जो फेलियर है वो दिखाई देगा। और यही कारण है देखिए कि भाजपा अपनी रणनीति जो है
लगातार ज्वाइनिंग अभियान के तहत जो है बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं, जनाधार है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। और जिस तरह से देखिए कुमारी शैलजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे सत्ता के सामने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको एकजुट कर पाए, किस तरह से वो प्रत्याशी को मैदान में उतारे, कौन प्रत्याशी होगा। देखिए हरीश रावत को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ा चेहरा अगर देखे तो हम उसमें प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह का जो जनाधार है वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का है। अगर हम यशपाल आर्या की बात करते हैं तो यशपाल आर्या जो है पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर अब कांग्रेस में आए, वो नेता प्रतिपक्ष है। उनको दलित चेहरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से पलटी मार करके वो गया, फिर पलटी मार करके वापस आए, तो जाहिर सी बात है देखिए लोगों के बीच में जो एक विश्वास होता है वो खोता है। हरीश रावत की जो उम्र है वो अंतिम पड़ाव में है, उनका आखिरी चुनाव आप कह सकते हैं। हालांकि वो काफी एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको इस वक्त अगर सत्ता के साथ चुनाव मैदान में उतरना है तो आपको फाइट करना होगा, ऐसे नेता को सड़क पर उतारना होगा जो मंच से बयानबाजी के अलावा ग्राउंड पर चलकर बात करे। जिस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें अलग अलग लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और सत्ता एक ऐसी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना है जिनका जनाधार बहुत बड़ा है, लोगों का विश्वास एक अंधविश्वास कह सकते हैं इसको, माफ कीजिएगा, इसमें एक उस तरह का विश्वास कह सकते हैं कि आप किसी की कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के अगर मुद्दों से आपको अगर लड़ना है तो आपको ग्राउंड पे जाकर के लोगों के बीच में जाकर के काम करने की आवश्यकता है, लोगों की बात सुनने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड के अंदर कुमारी शैलजा को लेकर के कहा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने, क्योंकि दो ही दल यहाँ पर चुनाव मैदान में है, अन्य कोई दल आसपास दिखाई नहीं देता, ना अभी दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है देखिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई, उन्होंने अपना एक प्रयास किया विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने जिनको अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था वो खुद आज भाजपा में है, उनके जो उसके बाद जो नेता आए वो भी अब भाजपा में है। तो आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो 1% से भी नीचे का है। तो एक मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस का है। और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल का मैंने जिक्र किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने जिक्र किया, एक बड़ी चुनौती है। और लोकसभा चुनाव केवल यूसीसी ड्राफ्ट से नहीं लड़ा जाएगा, किस तरह से रणनीति होगी सत्तारूढ़ दल भी इस बात को जानती है, क्योंकि असर पूरे देश में पड़ता है। जी देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जो जगह जगह जा रही है। तो ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी न्याय यात्रा का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए अगर मणिपुर से शुरू हुई यात्रा को अगर आप दिन ब दिन देखें और उनके जो छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात के आ रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर के आ रहे हों, चाहे वो जो 1.5 लाख जो जिनको फौज में भर्ती का पहले ऑफर लेटर मिला, फिर उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो इस तरह के अगर मुद्दों को देखा जाए तो एक लहर सी है जो राहुल गांधी दक्षिण से पूरब की ओर जो चल रहे हैं वो एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में हो, जब वो यूपी पहुंचेंगे, देखिए स्थिति यूपी के बाद और जब महाराष्ट्र तक उनकी जो गाड़ी जाएगी उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह का अभी तक का अगर आप कोई भी वीडियो फुटेज उठा करके देखें, जिस तरह से देखिए हर पार्टी का कैमरामैन और हर पार्टी चाहती है कि वो जो पिक्चर दिखाए वो पिक्चर उनके हित में हो। तो मैं उस पिक्चर से अलग पिक्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो दूर से दिख रही पिक्चर है, वो कांग्रेस पार्टी की पिक्चर है, उनके सोशल मीडिया के से दिख रही पिक्चर्स है। जब वो यूपी पहुंचेंगे तो यूपी के बाद जब हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे तब हम इन चीजों का आकलन कर पाएंगे कि वाकई में राहुल गांधी क्या जो न्याय यात्रा की चला रहे हैं, जो न्याय की वो बात कर रहे हैं, उसका असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। एक मानसिक बदलाव लोग चाहते हैं, सत्ता बदलाव लोग चाहते हैं। तो ये जब यात्रा जब यूपी से धीरे धीरे होकर के गुजरेगी तब हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा कि हिंदी बेल्ट में, क्योंकि देखिए अगर विधानसभा चुनाव को आप देखें, छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो, हिंदी बेल्ट में जिस तरह से
बैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो जो पुराना जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था वो उसको बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए तमाम लोग ईवीएम को लेकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घपलेबाजी की बात आ रही है, जिस तरह से ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जो डायरेक्टरों के 3 डायरेक्टरों का लिंक भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है, तो इन अगर सवालों को अगर देखें और इन सवालों से अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए मुकाबला बहुत कड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। और 2 दल, क्योंकि देखिए यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ है या बसपा के साथ जाएंगे, अभी पिक्चर वहां पर जो क्लियर थी वो पिक्चर धीरे धीरे धुंधली हो गई है। अब वो धुंधली कांग्रेस पार्टी ने स्वयं कर रखी है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरे गठबंधन की शुरुआत की, वो भारतीय जनता पार्टी में है। ममता बनर्जी भी सीटों को लेकर के कह रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में सीटें शेयर नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी दिल्ली में सीट शेयरिंग में आनाकानी करेगी। पंजाब में उनकी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस के साथ। तो देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं जो मतलब आपसी जो तालमेल नहीं बन पाना था, उसी को मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकाली कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जो जनाधार है कांग्रेस का, जो खोया हुआ जनाधार है, उसको कैसे वापस लिया जाए और कैसे सत्ता की सीढ़ी को चढ़ा जाए। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। बता दें कि यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है, वहीं अब यूसीसी को कानून बनाए जाने के लिए सत्र बुलाया गया है। कल पेश होगा यूसीसी, और यूसीसी को लेकर अब लोकसभा चुनाव को भी इससे जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी लगातार तेज हो चुकी है। वहीं बात करें मौसम की, तो जोशीमठ में बर्फबारी के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया, ओलावृष्टि होने की जताई थी संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी, बता दें कि लंबे समय से पर्यटकों और क्षेत्रवासियों को वहां पर बर्फबारी का इंतजार था और लंबे इंतजार के बाद अब बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते जोशीमठ का मौसम काफी सुहावना हो गया है। लंबे समय से बर्फबारी का पर्यटक इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। जोशीमठ में मौसम काफी सुहावना नजर आ रहा है, जिसके चलते पर्यटकों की संख्या भी अब जोशीमठ में बढ़ने लगी है। पर्यटक जोशीमठ में इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के चलते लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। लंबे समय से बर्फबारी और बारिश का इंतजार हो रहा था, जिसके चलते यहां पर सड़कों पर और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है और मौसम काफी खुशनुमा नजर आ रहा है। लंबे समय से लोग इस मौसम का इंतजार कर रहे थे, बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते अब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है।
पर्यटक लगातार इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। लंबे समय से इस पल का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जोशीमठ से संजय कुंवर जुड़ चुके हैं। जी संजय जी, जोशीमठ में लगातार बर्फबारी और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है, कैसा है अभी वहां का मौसम? जी देखिए, अभी जो सरकार द्वारा, मौसम विभाग द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो उसका साफ असर आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पिछले 48 घंटों से लगातार जोशीमठ का जो निचला इलाका है वो बारिश और कोहरे के आगोश में है, और जो ऊपरी इलाका है जिसमें हिमक्रीड़ा स्थली औली भी आता है, वो बिल्कुल बर्फ से जो है सराबोर हो चुका है। और पिछले 48 घंटों से जो है सैकड़ों पर्यटक जो है हिमक्रीड़ा स्थली औली पहुंच चुके हैं और बर्फ में स्नो स्कीइंग के साथ साथ फन स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। और निचले इलाकों में बारिश के साथ साथ जो है अभी हल्की खिली धूप का भी जो है यहाँ पे लोग आनंद उठा रहे हैं। और ये बारिश और बर्फबारी जो है खासकर पर्यटन कारोबारियों और जो सीमांत के किसान हैं उनके लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है। जी, अगर पर्यटकों की बात करें तो जोशीमठ में पर्यटकों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? जी देखिए, पूरा जनवरी जो है सूखा चला गया, तो जाहिर सी बात है कि पर्यटकों के बिल्कुल जो माथे पे जो है सिकन दिख रही थी, साथ ही पर्यटन कारोबारियों में भी चिंता थी। लेकिन पिछले 48 घंटे से लगातार 2 से 2.5 फीट बर्फ जो है औली बुग्याल की वादियों में जम चुका है और लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। और पर्यटक इतने खुश हैं कि शाम को भी जब रात ढलती है तो -7-8 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो होटल के बाहर लॉन में जो है खूब जो बर्फ के फोहे आते हैं उनमें जो है थिरकते नजर आ रहे हैं। और ये नजारा देख करके जो वर्षों से जो पर्यटन कारोबारी थे, जो आपदा के बाद जो है आस लगाए थे कि कब पर्यटन कारोबार जो है पटरी पे आता है, तो इस तरह का माहौल देख करके जो पर्यटन कारोबारी भी जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बर्फबारी की अगर बात करें तो सड़कों पर या फिर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है, जिसमें आवाजाही में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर पर्यटकों का क्या कुछ कहना है आवाजाही को लेकर? देखिए, जो नगर क्षेत्र में बारिश के चलते नगर क्षेत्र के जो लिंक रोड है बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जो जोशीमठ औली मार्ग है वो अभी कुछ 4 किलोमीटर में जो बर्फबारी के चलते बाधित हो रहा है। लेकिन बीआरओ लगातार जो है अपने स्नो कटर और डोजर के माध्यम से जो है बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। और जहाँ पे पर्यटकों को वाहनों में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जिप्सियां हैं, छोटी 4x4 गाड़ियां हैं, तो उनके सहारे जो है पर्यटक औली पहुंच रहे हैं और पूरी तरह जो है बर्फ का जो आनंद उठा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। जोशीमठ में बर्फबारी के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है, जिसके चलते पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में बर्फबारी के साथ तेज बारिश हुई, जिसके चलते मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और यह मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है, ओलावृष्टि होने की संभावना जताई। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। लंबे इंतजार के बाद अब यह इंतजार खत्म हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।